हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस इलाके में भारी बारिश वो दे सकता है। हर साल पिछले साल की तुलना में गर्म हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई प्रेडिक्शन? कई लोगों को में गलतफहमी है कि ये बादल जो है इसमें पानी भरा हुआ, अचानक ये फटा और पानी एक साथ गिर गया, ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर हमने जो बिना प्लानिंग के जो डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को ख़राब किया है, रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो सारा जो मिक्स है उसके कारण ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। आगे क्या और भी बुरी स्थिति होने वाली लग रही है? ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, वो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाके में जब भारी बारिश होती है तो पानी को जगह नहीं मिलती। जहाँ ढलान होता है तो पूरा चैनलाइज होकर एक नदी की तरह वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये घटनाएं होती हैं, वहाँ पर डॉपलर रडार बहुत कम है। सितंबर तक बारिश, 15 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा पूरे उड़ीसा से लेकर के आपका राजस्थान, गुजरात तक, मध्य प्रदेश से होते हुए पहाड़ों पर भी बारिश होती रहेगी। अब ये जो जम्मू वगैरह में आपने देखा था तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो हरियाणा के ऊपर था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो पहाड़ों पर था, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से इतनी तेज बारिश हुई। टेक्निकली अभी भी हमें कुछ और अचीव करने की ज़रूरत है ताकि और हम एक्यूरेट हो सके। मोबाइल ऐप बनाई है हमने जिससे उसमें AI की मदद ली हुई है कि आप उसमें स्पीकर है, उसको दबा के आप पूछेंगे तो वो बोल करके आपकी भाषा में भी जवाब देगी। अलग अलग उसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको बताएगी कि दिल्ली में बारिश हो सकती है क्या, तो वो बताएगा कि ये चांस है। 15 सितंबर तक आप मान के चलिए कि पहाड़ों पर एक आध बार हो सकता है कि बादल फटे या इस तरह की तेज बारिश हो जाए। उत्तर भारत में, मध्य भारत में भी बारिश होगी। मानवता के लिए ये खतरनाक सिद्ध होने वाला है। इस समय बहुत ज़्यादा इंक्लीमेंट वेदर हो सकता है, तो आप पहाड़ों पर न जाएं। बहुत हैवी रेन की वार्निंग है, रेड अलर्ट सिचुएशन है, तो बिल्कुल न जाएं क्योंकि पहाड़ सरकते हैं और ये पत्थर गिरते हैं। फोरकास्टिंग अच्छी हो गई है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। बारिश होगी और सारे एरिया में लगातार होगी। बादल बरसे झब्बर झब्बर, सूखी धरती का आंचल तर, बदल गई नालों में राहें, बरसे और मगर सब चाहें। दोस्तों, एक वक्त होता था स्कूल कॉलेज में हम लोग थे तो इस तरह की लाइन बोलकर बारिश का आनंद लिया करते थे, बारिश का स्वागत करते थे। लेकिन आज जो हालात हो गए हैं, जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर आती हैं, डर जाता है इंसान। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, बारिश इतनी तेज़ हो जा रही है, गाड़ियाँ जो है तिनके की तरह बह जाती हैं, इंसान, मवेशी, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी भी खबर से वाकिफ़ रहते होंगे तो इन चीज़ों को आप देखते होंगे। और दूसरी तरफ किसान है, वो टकटकी लगाए आसमान की तरफ देखता है बारिश के लिए, या कहीं ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी फसल बर्बाद। इन सब के बीच में मॉनसून को लेकर जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं वो काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार प्रकृति अपनी ताकत दिखाती है और हमें बौना साबित करती है। तो तकनीक और प्रकृति के बीच में जो एक तालमेल है, जो लड़ाई है, वो कौन किस में आगे है, कौन कितना आगे बढ़ा है, सबको जानने के लिए आज हम इस पॉडकास्ट में हम साथ हैं। और हमारे इस जर्नी में, इस बातचीत में जो मेहमान हैं वो वेदर मैन ऑफ इंडिया हैं, जो स्काई मेट जैसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सर का स्वागत करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के विषयों को लेकर हम यहाँ पर आते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू, आपने वक्त दिया। महेश पालावत सर, जो जैसा मैंने कहा कि वेदर मैन ऑफ इंडिया आप कहे जाते हैं, लाखों लोगों के लिए आप विश्वास हैं सर। कोशिश है। जिस तरह से मैं आपको देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं। उम्मीद है कि सबका जवाब मिलेगा। दोस्तों, पूरा पॉडकास्ट देखिए, बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है, हर तरह के कन्फ्यूजन दूर होंगे। लेकिन सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या लम्हा रहा, क्योंकि एज ए कैरियर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से करियर बनाने के चक्कर में हम ये वाला प्रोफेशन कम ही लोग चुनते हैं। क्या वो वक्त रहा, क्या लम्हा रहा, क्या इंसिडेंट रहा जो जिसने आपको पूरी तरह से इसमें समर्पित कर दिया है? देखिए, इसके दो एक पहलू थे। एक तो हमारे फादर थे, वो आर्मी में थे जी, और डिफेंस से लगाव था मुझे, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी डिफेंस में जाऊंगा। और सबसे अच्छा, क्योंकि जब ज्योग्राफी कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो गया था इसकी तरफ, तो सबसे अच्छा लगा मुझे कि मैं मैथ डिपार्टमेंट, यानी जो मैथ ब्रांच है, इसी में जाऊँ। उसके बाद मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया
और एयरफोर्स में ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, क्योंकि अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा इंडिया हमने घूम लिया, और हर शहर में और हर तरह के वेदर को हमने देखा। फाइटर पायलट्स को ब्रीफ करते थे। तो वो सारी जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक थी। उससे पता लगता था कि हाँ, किस इलाके में किस तरह के वेदर सिस्टम होते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। जैसे आप सभी वाले वेस्ट बंगाल में जाए तो जिसको काल वैसाखी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर, यानी बहुत ही तेज़ आंधी आती है, बहुत नुकसान होता है। राजस्थान में गए तो वहाँ डस्ट स्टॉर्म, और जो ये आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा होता है। गुजरात में जामनगर में जब पोस्टिंग थी तो वहाँ सूखे जैसे हालात थे, वहाँ पानी ही नहीं था। और मतलब इसी तरह से हमने सारा देखा। उसके बाद जब मैंने एयरफोर्स को छोड़ा और जब मैं सिविल लाइफ में आया, तो क्योंकि शौक वेदर फोरकास्टिंग का ही था, तो स्काईमेट कंपनी थी, वो नई नई बनी थी, तो उसको मैंने ज्वाइन किया और 18 साल हो गए उसी के साथ जुड़े हुए। और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितनी अच्छी जानकारी हो वो हम दे पाए। स्काईमेट तो आज खैर एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जिस तरह से वो सर्विस देती है और एक तरह से बताया जाता है वेदर को लेके, वो तो अद्भुत है। और आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। शुरुआती दौर में क्या कंडीशन थी? आप बता रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआती दौर में ज्वाइन किया था आपने। हाँ, तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये कंपनी 2003 जून में बनी थी, और 2006 में मैंने ज्वाइन किया था। तो 4-5 लोग थे, बहुत छोटी कंपनी थी और छोटा मोटा ही काम था। धीरे धीरे फिर वो मीडिया, प्रिंट मीडिया में गए हम लोग, फिर ये टीवी चैनल्स के साथ जुड़े, और फिर क्लाइंट्स हमारे बढ़ते गए। ONGC आ गया, मतलब ओशन क्लाइंट आ गए, वर्ल्ड बैंक आ गई, और मतलब इंश्योरेंस आ गया, क्रॉप इंश्योरेंस को हेल्प करने लगे। तो मतलब ये धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई, और अब ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है। हमारे जयपुर में, पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में, सभी जगह ऑफिस है। हेड ऑफिस हमारा नोएडा में। बताइए, सिर्फ 3-4 लोग की कंपनी उस समय हुआ करती थी, तब से आप जुड़े हुए हैं लगातार। अच्छा, हमारा आपका एक कॉमन चीज़ है, अभी आपने जामिया बताया, मैं भी वहीं का प्रोडक्ट हूँ, और तमाम लोग खैर जी। ये जब आप बता रहे थे ये सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि सर, आप, मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आपके प्रोफाइल में एक जगह लिखा था एक्स एयरफोर्स बॉक्सर। वो क्या है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी देखा जाए तो, मेरे तो एक दोस्त ने आपका फोटो देखा तो बोला कि ये क्या कहीं के एक्टर हैं, क्या फिल्मों में आते हैं? देखिए, जैसे स्पोर्ट्स में शौक था, तो जामिया में मैं जब था तो पढ़ता था, और उस समय जामिया की टीम से मैं बॉक्सिंग खेलता था, और नेशनल खेला मैं वहीं से। फिर एयरफोर्स में जब ज्वाइन हुआ तो शौक बॉक्सिंग का था ही। तो ये जो प्रोफेशन था मेरा, जो मीटरोलॉजी का, वेदर फोरकास्टिंग का, उसके साथ साथ मैं एयरफोर्स की टीम में भी लगातार एक्टिव रहा, और सारे कंपटीशन खेले, NIS किया। उसके बाद में कई मेडल भी जीते, और कई साल रहा। उसके बाद मैं कोच भी बना, और उसके बाद जब एयरफोर्स छोड़ी तो पहले मैंने शुरुआती दौर में अपने आसपास के बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया। अभी भी है, मतलब लोग हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिम जाता हूँ तो जो जिनको शौक होता है तो उनको मैं गाइड करता हूँ। तो ये है कि मतलब बॉक्सिंग भी थी, और मतलब फिजिकल फिटनेस भी थी, और ये वेदर फोरकास्टिंग भी थी, तो दोनों का शौक है मुझे। इंटरेस्टिंग। हम आपसे ये भी जानेंगे बाद वाले सेक्शन में कि इसमें अगर कोई आना चाह रहा है, इस तरह की जो आप काम कर रहे हैं, जी हाँ, कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा। लेकिन थोड़ा मौसम को लेकर समझ लेते हैं, जो काफ़ी जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं ना, डराने वाली स्थिति हो जाती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हैं, अभी जम्मू में जिस तरह की स्थिति बारिश हुई थी, 280 मिलीमीटर बारिश हुई, 280 मिलीमीटर, और किश्तवाड़ में उसके वहाँ पे जो बादल फटा, डोडा में फटा, अभी जो है उत्तराखंड की हालत आप देख ही रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं। ये इतनी सारी चीज़ें, क्या मतलब हम पहले नहीं जानते थे, ऐसा कुछ है, या फिर मीडिया आ गई है तो ये समझ में आ रहा है, या चीज़ें बदली हैं, एक्चुअल भयावह स्थिति हुई है, क्या है? जी हाँ, ये चीज़ें बदली हैं। इसमें भी अलग अलग इसके वो हैं, कह सकते हो पहलू हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज जो आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि क्लाइमेट चेंज है, वो सच में है। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी में है। अगर आप देखें तो हर साल पिछले साल की तुलना में गर्म हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है, मौसम थोड़ा सा आप देखें बदल रहा है कि बारिश ज़्यादा देर तक रहती है, सर्दियाँ
कम देर के लिए आती हैं लेकिन काफ़ी सीवियर आती हैं। बसंत ऋतु धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो यानी क्लाइमेट चेंज का असर है, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हवा का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसमें मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जो बादल बन रहे हैं वो काफ़ी ऊंचाई के बन रहे हैं, उनका जो टॉप है वो 14-15 किलोमीटर तक चला जाता है। और पहाड़ों में खास करके जब इस तरह के बादल बनते हैं तो वो पहाड़ों के जो टेरेन के कारण ट्रैप हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते। जो स्टीयरिंग करंट बोलते हैं, यानी कि जो तेज हवाएं जिसको वो मूव करा के ले जाती हैं। अगर आप मान के चलिए प्लेन एरिया में अगर हिसार में बादल बना और वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो हिसार से दिल्ली या बुलंदशहर तक वो 4 घंटे में अगर पहुंचता है तो वो जितना भी मॉइस्चर है इस पूरे एरिया में वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ आएगा। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि वो सारा मॉइस्चर एक ही जगह पर डिप्लीट हो जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। और ऊपर से पहाड़ों पर हमने जो बिना प्लानिंग के जो डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को ख़राब किया है, रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो सारा जो मिक्स है उसके कारण ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं। हम भी जो हैं। भी हो रहा है, हाँ। वक्त बदला है और भयावह स्थिति हुई है तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। जी हाँ, मौसम तो अपना जो चलेगा वैसे ही चलेगा, लेकिन हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी प्रकृति हमें सजा दे रही है। क्लाउड बस्ट का एक जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सबने ही देखा होगा कि कैसे पानी एकदम वहाँ ऊपर से बहता हुआ आ रहा है और कैमरे ने कैप्चर किया है कि ऊपर पानी बहता हुआ आ रहा है। धराली की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल जी हाँ। और नीचे घर और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, गाड़ियाँ, और पलक झपकते ही सब तिनके की तरह तबाह बर्बाद एकदम हो जा रहा है। ये क्लाउड बस्ट को लेकर कोई प्रेडिक्शन होती है या की जा सकती है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताता हूँ मैं। पहले तो क्लाउड बस्ट क्या होता है इसको जान लेते हैं कि कई मतलब लोगों को में गलतफहमी है कि मतलब ये बादल जो है इसमें पानी भरा हुआ अचानक ये फटा और पानी एक साथ गिर गया, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश 1 घंटे में हो जाती है तो डेफिनेशन के हिसाब से इसको क्लाउड बस्ट कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। अच्छा। मतलब बादल फटने का मतलब है मूसलाधार बारिश एक जगह पर होना। तो इसका प्रेडिक्शन जो है वो आप डॉपलर रडार होते हैं जो मौसम विभाग ने लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि ये रडार कैसे काम करता है इको के साथ। जैसे वो यहाँ से रेस गई किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आई। अच्छा। तो ये जो बादल होते हैं गरजने वाले, सीवी क्लाउड या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, इसमें पानी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आइस क्रिस्टल होते हैं। तो इसकी इमेज बन जाती है और इसको हम ट्रैक कर पाते हैं कि ये किस तरफ से मूव कर रहा है और 1 या 1.5 घंटे में किस जगह पर पहुंचेगा। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस इलाके में भारी बारिश वो दे सकता है। लेकिन बादल फटने वाली स्थिति होगी या नहीं होगी ये मुश्किल है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होगी। हो सकता है कि 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर भारी बारिश 80 मिलीमीटर भी हो जाती है या 2 घंटे में 100 मिलीमीटर होती है तो भी उतना ही नुकसान पहाड़ों पर होता है। अच्छा। क्योंकि पहाड़ी इलाके में जब भारी बारिश होती है तो पानी को जगह नहीं मिलती। जहाँ ढलान होता है तो पूरा चैनलाइज होकर एक नदी की तरह वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जाता है और उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि जितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पेड़ हैं और जो मिट्टी है सबको बहा के ले जाता है। और जो रास्ते में जो भी चीज़ आती है, जैसे आपने देखा था कि होटल आए हैं, घर आए हैं, उन सबको वो बहा ले जाता है। तो उसको बादल फटना कहते हैं। और ये इसका प्रेडिक्शन डॉपलर रडार की मदद से होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उत्तराखंड और हिमाचल जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये घटनाएं होती हैं वहाँ पर डॉपलर रडार बहुत कम है। मौसम विभाग ने 3 डॉपलर रडार लगाए हैं इसमें हिमाचल में, और उसमें से जब ये दराली का इंसिडेंट हुआ था 2 काम नहीं कर रहे थे। और अगर ये भी है कि एक तो वहाँ पर ये टेरेन ऐसी है कि अगर आपने डॉपलर रडार लगा दिया तो उसकी रेंज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है कि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर 50-50 रेडियस वाले जो छोटे डॉपलर रडार हैं वो 10 कम से कम लगाने पड़ेंगे। और लगाने के बाद आपको ये प्रेडिक्शन तो आप कर सकते हो कि हाँ इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है पहले से, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए कि आपने ये तो बता दिया, जैसे मैं बैठा हूँ या कोई भी साइंटिस्ट बैठा है उसने देख लिया कि हाँ ये बारिश होगी, अब वो बताएगा किसको, वो प्रेडिक्ट या तो फोरकास्ट करेगा। लेकिन जो वहाँ पर जो ग्राम पंचायत है या ब्लॉक लेवल पे जो आदमी बैठे हैं उनको अगर प्रशासन को पहले बता दिया जाए और वो उसको लोकल लोगों को कम्युनिकेट कर दे या टूरिस्ट को कम्युनिकेट कर दे तो जाने बच सकती है। तो ये सारा लेकिन अभी होना बाकी। तो जो ये बादल फटने की घटना है आप बता रहे, अच्छा ये तो मोस्टली पहाड़ों में ही होता है? मैदानों में बादल फटता हर जगह है। जो जैसे मुंबई में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई, और कभी कभी दिल्ली में भी होता है कि 100 मिलीमीटर या 70 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर बारिश हो गई। तो उसमें क्या होता है कि प्लेन एरिया में ये पानी फैल जाता है, क्योंकि इसको ऐसी वो नहीं है ना कि ऊंचाई से वो बहुत तेज फोर्स से आ रहा हो जिससे कि नुकसान पहुंचाए।
वाटर लॉगिंग होगी, फ्लैश फ्लड आएगा, या लोग फंस जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, घरों में पानी आ जाएगा, तो जान माल का नुकसान कम होता है। लेकिन कभी कभी होता है जैसे कच्चे मकान गिर जाते हैं, वो सब होता है, लेकिन जो खतरा पहाड़ों पर है वो प्लेन एरिया में नहीं है। और पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं इसलिए भी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पर जो टेरेन ऐसी होती है कि बादल कभी कभी मूव नहीं कर पाते, ट्रैप हो जाते हैं और एक ही जगह डिप्लीट हो जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो मतलब अब मान लीजिए कि कहीं बादल फटा और मैं ऐसे खुले में खड़ा हूँ और बादल फटा, वहाँ पे बारिश हुई, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, आप केवल भीगेंगे हाँ। और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस जगह पर है जहां से वो पानी बह के आ रहा है और वो पूरे फोर्स के साथ आ रहा है, तो वो उसके रास्ते में जो भी आएगा, क्योंकि नेचर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा दराली में बड़े बड़े मकान, बिल्डिंगें एक बिल्कुल कागज के उसकी तरह बह गई थी, तो इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि उसमें फिर बचना मुश्किल होता है। सही बात है। और अपने साथ तो बहुत सारी चीज़ें भी बहा के आती है ना, उसके साथ मिट्टी, गारा सब बहता है, पत्थर और वो सारी चीज़ें आएंगी। जी हाँ, और पूरा फोर्स बन जाता है। मैं सर अगर अपनी बात करूं तो मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो उस समय जो प्रेडिक्शन होती थी तो वो मोस्टली काम नहीं करती थी। हाँ, उस समय वो अब मैं देखता हूं कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। जैसे हम लोग फ़ोन पे ही देख लें कि आज शाम को क्या होगा, कल सुबह क्या होगा, तो काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का लेवल अभी क्या है? तो अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, उस समय जब 80s की बात करें, जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय एक तो हमारे पास सेटेलाइट नहीं थी। जो हमारी खुद की सेटेलाइट पिक्चर थी वो नहीं थी। तो उसमें नोवा की थी, यानी कि आप कह सकते हो यूएस की थी, रशियन सेटेलाइट थी जो पोलर ऑर्बिटिंग थी, यानी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ घूमती थी और एक राउंड में वो 4 लॉन्गिट्यूड ट्रेवल करती थी। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता था कब वो इंडिया के ऊपर से गुजरेगी। थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए सर। मतलब जो सैटेलाइट थी, यानी कि जो पिक्चर लेता है, यानी सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी का पिक्चर लेता है जिससे कि हम बादल को देख पाए। अब क्या है कि हमारे पास मौसम विभाग ने, अपने भारत ने खुद अपनी सैटेलाइट लगा रखी है, तो हर आधे घंटे में नई पिक्चर हमारे पास नेट पे आ जाएगी। आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है अपने मोबाइल पे। अच्छा। तो उससे आपको ये पता लग जाता है कि किस इलाके में बादल बन रहे हैं। डॉपलर रडार भी आप देख सकते हो बादल किस तरफ मूव कर रहे हैं, और मॉडल्स बन गए हैं, यानी कि ये जो हवा, जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है और हवा उसके ऊपर चल रही है, तो उसके हिसाब से इनिशियल कंडीशन डाली जाती है कि इस समय यहाँ पर प्रेशर ये है, हवा ऐसी चल रही है, तो 3 दिन के बाद कहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा या निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जहाँ पर बारिश होगी। तो ये मॉडल आपको अगले 4-5 दिन का प्रेडिक्शन दे देता है, और जो काफ़ी एक्यूरेट होता है। एक तो ये हो गया। अब एआई की मदद से भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। एआई की मदद भी ले रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अच्छे हो गए हैं, ऑब्जर्वेटरी अच्छी हो गई है। पहले क्या था कि ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर ये मतलब कि टेम्परेचर या रेनफॉल को नापा जाता था वो गिनी चुनी थी, 40-50 थी पूरे इंडिया में। अब सैकड़ों की तादाद में है। और उसके बाद हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा दिए हैं। 6500 तो केवल स्काईमेट ने लगाए हैं, मौसम विभाग के हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया प्रोग्राम आया जिसमें 1.5 लाख ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूरे इंडिया में लगेंगे। अच्छा। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा आपकी फोरकास्टिंग पावर बढ़ जाएगी, मॉडल उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई। सर फिर भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं। जी हाँ। तो ये कहाँ कमी है? मतलब टेक्निकली अभी भी हमें कुछ और अचीव करने की ज़रूरत है ताकि और हम एक्यूरेट हो सके, या फिर प्रशासनिक तौर पे खामियां रहती हैं? देखिए, दोनों है। एक तो ये प्योर साइंस नहीं है, 2 और 2 4 नहीं होते, इसमें 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब कि ये प्योर साइंस नहीं है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि आप सुपर कंप्यूटर आ गया, बहुत कुछ, मतलब कंप्यूटेशन पावर आ गई, मॉडल का रन बार बार होता है जिससे हम आगे प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बावजूद भी नेचर को पूरी तरह से अभी साइंस नहीं समझ पाया है। अच्छा। यानी कि इसमें मतलब डेवलपमेंट चल रहा है धीरे धीरे। अब हाइपर लोकल फोरकास्ट करना ट्रॉपिक्स में मुश्किल है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर क्या है कि जो बादल बनते हैं वो टुकड़ों में बनते हैं। दिल्ली में आपने देखा कि एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह नहीं हो रही। तो इस तरह का प्रेडिक्शन धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव हो रहा है। डॉपलर रडार से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि नाउकास्ट कर सकते हो कि अगले 2-4 घंटे में कहाँ पर तेज बारिश होगी, कहाँ पर बारिश होगी। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो प्रेडिक्शन के साथ साथ, पहले प्रेडिक्शन इतना अच्छा नहीं होता था, अब इम्प्रूव हो गया। लेकिन ये है कि इसके कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने प्रेडिक्शन तो कर दिया, लेकिन जो गांव देहात में इंसान बैठा है तो वो तो टीवी नहीं देख रहा हर समय, और टीवी में न्यूज़ बाद में आएगी जब हो चुका होगा।
तो जो अभी हमने इनिशिएटिव शुरू किया था, स्काईमेट ने किया था किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, कि हमारा जो आदमी होता था या फोरकास्टर होता था, एक एक तहसील में और ब्लॉक में हमने रखा था, जो रोज़ वहाँ पर बोर्ड मेंटेन करता था कि यहाँ पर ये चांसेज हैं बारिश के, इतनी है, तो किसानों को फ़ायदा होता था। फिर जो पंचायत लेवल पर कम्युनिकेशन हम करते थे, मोबाइल ऐप हमने डेवलप करी थी जिससे किसानों को डायरेक्ट मैसेज मिल जाए। तो कमी केवल ये है कि फोरकास्टिंग अच्छी हो गई है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, यानी कि लोकल लेवल पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो और टेक्नोलॉजी में आप बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से साइंस नहीं है। जी हाँ, प्योर साइंस नहीं है। तो ये कहाँ, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि जैसे अभी आपने बताया कि एक ही शहर में, जैसे दिल्ली में ही है, एक एरिया में बारिश हो रही है, दूसरी में नहीं हो रही है, तो ये तो प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है फिलहाल ना इसको। अभी ये आपको गली लेवल का या रोड लेवल का फोरकास्ट अभी नहीं हो पा रहा। क्या होता है कि मॉडल को रन किया जाता है 18 किलोमीटर की ग्रिड पर, अब 1 किलोमीटर पर आ गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो धीरे धीरे मतलब ये 2-4 साल में काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ये फोरकास्टिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन यही है कि अभी भी कुछ कमियां हैं, जो क्योंकि नेचर है, तो उसमें जैसे हमने मॉडल को रन किया, जो उसमें इक्वेशन डाली, जब मॉडल रन हुआ, जबकि आपके बहुत फास्ट रन होता है, पहले 8 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन उस 1 घंटे में जो चेंजेज आए वो मॉडल कैप्चर नहीं करता। तो कभी कभी इसमें थोड़ी सी वो है कि मतलब आप कह सकते हो 90% की एक्यूरेसी है, अभी 10% और हमें जर्नी करनी। अच्छा, कोई प्रेडिक्शन अगर होता है किसी चीज़ की, बारिश की या फिर इस तरह का कोई भी विपदा आ रही है, तो उसमें क्या परसेंटेज के हिसाब से बताया जाता है कि 70% चांसेस हैं या फिर इस तरह से 80%? जी हाँ, उसका जैसे आपने मान के बोला कि हमने 70% चांस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 70% एरिया में बारिश होगी या 70 मिलीमीटर होगी। उसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रेडिक्शन किया है तो 70%, 10 में से 7% ये है कि संभावना है कि बारिश होगी और वाइड स्प्रेड होगी। अगर 30% है तो इसका मतलब है कि चांसेस है बारिश के, लेकिन बहुत कम है, कहीं हो गई तो हो गई या नहीं हुई। लेकिन 70% का है कि मोस्ट प्रोबेबली बारिश होगी, लेकिन किस एरिया में होगी, जिस एरिया का हमने फोरकास्ट किया है, तो हो सकता है कि सब जगह नहीं हो। 100% कभी कभी होता है जब आपको पूरी तरह से मालूम होता है कि बारिश होगी और सारे एरिया में लगातार होगी, उसको 100% कहते हैं। 100% बहुत कम होता है वैसे, लेकिन 70%, 80%, 90% का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी। ये जैसे चैट जीपीटी है, एआई है, अलग अलग टूल्स हैं, ऐप्स हैं, मैं तो बात भी करके देखता हूँ, और मैं बताऊँ सही में आपको कि किसी इंटेलिजेंट इंसान से बात करना और चैट जीपीटी से बात करना, चैट जीपीटी आपको बहुत ही स्मार्टली जवाब देता है, वेरिएशन के साथ जवाब देता है। तो ये आप बताया अभी आपने कि एआई का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है? उसमें ये कोडिंग वगैरह में मदद आ रही है, और हम जो डेटा क्रंच करते हैं उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को उसमें डाल रहे हैं तो उसकी मदद से हमने उसको काम को एक्सपेडाइट करते हैं, यानी कि तेजी आ जाती है, और जो काम 2 घंटे में 4 घंटे में होता है वो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में होके उसको जल्दी से हम अपने जो टूल्स हैं उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो उसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा अब जो एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जो ह्यूमन एरर है उसकी चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। आपने बताया कि जो भी इस तरह की विपदाएं आ रही हैं उसके जिम्मेदार हम ही हैं। जी हाँ। तो जैसे कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी इस साल बहुत सारी देखी गई, और भी इस तरह की बाढ़ या तमाम चीज़ें हैं, और क्या क्या इसमें कारक हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की हालात सामने आ रहे हैं? देखिए, यही है कि एक तो हमने जैसे कि कंक्रीट जंगल बनाने शुरू कर दिए, जिसको कहते हैं कि बिल्डिंगें बना दी, सीमेंट ही सीमेंट है, ग्रीन कवर है ही नहीं। ग्रीन कवर धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, और बीच बीच में ड्राइव चलती है। जैसे हमने फरीदाबाद में हमने देखा कि भाई 1.5 लाख पेड़ लगाएंगे, 1.5 लाख पेड़ लगा भी दिए, लेकिन उसको फिर बाद में मेंटेन नहीं किया, केवल प्रोपेगेंडा के लिए लगा दिया, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो फिर मर गए। तो जितना आप ग्रीन कवर हटा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए या किसी भी बड़े शहर के आसपास, आप धीरे धीरे खेतों को कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो एक तो वो ग्रीन कवर हट रहा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। फिर आप जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब जाने लगे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ, विंड पावर की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है कि अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का जो तेज़ी है वो कम होने लगेगी। जो डीजल और उसकी गाड़ियां हैं उसे कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल को कम करें, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करें। ये सारा जब हम कम करेंगे तभी जा कर के क्लाइमेट चेंज का असर कम होगा। तो ये हम ही कल्प्रिट हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं।
कोई ऐसी घटना सर आपके नज़र में अभी तक इतने साल आपने काम किया है जिसकी वजह से क्लाइमेट पर बड़ा ही बड़ा और बुरा असर देखने को मिला आपको? देखिए, जो जंगलों में आग लगती है, जैसे कि जंगलों में आग लगी, उत्तराखंड के जंगल और हिमाचल के गर्मियों में खास करके, ये भी ह्यूमन एरर से लगती है। कभी कभी तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूखे पत्ते होते हैं तो टहनियाँ आपस में रगड़ती हैं, तब भी आग लग जाती है। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो वहाँ कुछ काम करने गए, लकड़ी काटने गए, उन्होंने कुछ सिगरेट विगरेट पी या बीड़ी पी और वहाँ डाल दी, तो उससे आग जब लग जाती है तो वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, महीनों तक चलती है, तो उससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज्वालामुखी फटते हैं, इंडिया में गनीमतें नहीं है, लेकिन बाली में और कई जगह पर जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कनाडा में के जो अल्बर्टा और उसके आसपास के जंगलों में आग लगी थी, तो जो टोरंटो वगैरह है जहाँ पर AQI इंडेक्स 3 या 4 रहता है, वहाँ 150 आ गया था। यानी कि इससे एकदम ही मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको काम करते हुए चैलेंज कहाँ कहाँ फेस करना पड़ता है जो आपको लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है या बड़ा मुश्किल है, या कोई ऐसा राज्य जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ का प्रेडिक्ट करना तो हम लोगों के लिए बड़ा टफ है? ऐसा तो अभी राज्य तो कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे कि हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी मतलब कि भूमध्य रेखा से 25 से 30 लैटिट्यूड के उत्तर या दक्षिण में है, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो पहले जो लगातार बारिश होती थी, जब हम छोटे थे हमने देखा था कि 3-3 4-4 दिन लगातार रिमझिम बारिश होती थी, वो पानी ज़मीन में जाता था, रिचार्ज होता था, लेकिन वही अमाउंट अब 4 या 5 घंटे में, 6 घंटे में हो जाता है, तो वो बह जाता है पानी, फसलों को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो और ऊपर से फिर ये चैलेंज सबसे बड़ा है कि जो मैंने पहले भी बताया कि अगर दिल्ली की बात करें कि दिल्ली के एक इलाके में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमने ट्वीट किया मैंने जैसे, या एक हमने अलर्ट जारी किया स्काईमेट ने कि साउथ दिल्ली में बहुत तेज बारिश की संभावना है, अगले 2 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तो साउथ दिल्ली से भी कई ट्वीट के जवाब आते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं हो रही, हमारे यहाँ, कोई कहता है हमारे यहाँ बहुत तेज हो रही है, कोई बोलता है हमारे यहाँ तो बूंदाबांदी हुई है। तो ये जो पैचेज में रेन हो रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके प्रिडिक्ट करना। तो उसमें सबसे बड़ा होता है नाउकास्ट, जो डॉपलर रडार का जो हमारे यहाँ एक जाल है वो बहुत कम है। जैसे अगर आप यूरोप में जाएं, जापान में जाएं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो डॉपलर रडार की जद में नहीं है। लेकिन इंडिया में अभी भी जैसे राजस्थान के कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, महाराष्ट्र के, हर राज्य में डॉपलर रडार उस हिसाब से है कि कुछ इलाके को कवर करते हैं, कुछ को नहीं करते। तो हर जगह का जो नाउकास्ट देना, यानी कि नाउकास्ट का मतलब है अगले 2-3 घंटे में अगर आपने प्रेडिक्शन सही कर दिया तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, जिससे कि आदमी को ये पता लग जाए कि हमें ट्रैवल करना है या कोई भी प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है, पहाड़ों की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो ये सारा ये चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु की बात करें, मुंबई की बात करें, मुंबई का तो खैर हम लोग काफ़ी टाइम से देखते हैं कि वहाँ पे बारिश होती है तो बड़ी बहुत ज़्यादा विकट स्थिति हो जाती है। और दिल्ली में भी अब तो बारिश हो रही है तो काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाती है कई इलाकों में। क्या इनकी वजह क्या है और इस पर क्या कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, नेचर को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने बोला क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, तो जो गरजने वाले बादल हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। पहले मानसून में क्या होता था कि जब टेम्परेचर सबसाइड हो जाते थे तो बादल शीट क्लाउड बनते थे जो रिमझिम बारिश देते थे। अब ये क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब गरजने वाले बादल मानसून में बनते हैं। पहले क्या होता था, प्री मानसून में बनते थे, जो मई और अप्रैल और मई में आंधी आती थी तो वो होता था, और पोस्ट मानसून सीजन में जब ओले गिरते थे। तो वो अब चेंज हो गया है धीरे धीरे, मतलब कि पूरा ही पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो ये है कि जैसे कि कोस्टल एरियाज है, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, तो साइक्लोन आते हैं, जो समुद्री तूफान आते हैं, उनका ट्रैकिंग बहुत ईजी हो गया है। पहले 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, 10,000 लोगों को मारा था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि मुश्किल से 2-4 जो वो भी है कि पेड़ गिराया या कुछ हुआ, उसके कारण कैजुअलिटी होती है। अब हम साइक्लोन को बहुत पहले ट्रैक कर लेते हैं, 6-7 दिन पहले उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं और किस जगह लैंडफॉल करेगा, किस स्पीड से करेगा, वो पहले बता दिया जाता है। तो एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ही रिलीफ कैंप वगैरह बना लेता है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है उसके बाद भी उनमें बारिश तो होती है क्योंकि साइक्लोन वहाँ जाता है, और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर
कभी कभी जब भी मानसून की सर्ज बढ़ती है, खास करके मुंबई की कह लो या गुजरात के साउथ में कह लो या केरल में कह लो या जो कोस्टल कर्नाटका है, तो वहाँ पर भारी बारिश के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सर, तो क्या आप हमें थोड़ा सा आसान भाषा में दर्शकों को बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो जिसकी वजह से आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो क्या होती है, कैसे काम करती है? देखिए, इसमें कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है जो उसमें क्या होता है कि जो केवल हवाओं की जो दिशा है और किस तरह से पूरे ग्लोब पे हवा घूम रही है, केवल वही निर्धारित करती है कि कहाँ पर वेदर होगा, कहीं नहीं होगा। अच्छा। क्या होता है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, जिसको वो कहते हैं घड़ी की अगर उल्टी दिशा में हवा घूम रही है तो अर्थ के रोटेशन के कारण वो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, असेंडिंग होती है। अच्छा। अगर वो ऊपर उठेगी तो उसमें जो नमी होगी, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता जाता है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है, हवा का जो पार्सल जब ऊपर उठ रहा होता है, जो ऊपर जा रही होती है, तो वो ओशांक या ड्यू पॉइंट आ जाता है, तो उसके बाद जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर के बादल बना लेता है। अच्छा। और वहाँ पर वो बारिश देता है। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये, और जब ये ऊपर जाएगा तो जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा, तो उस जगह नीचे लो प्रेशर एरिया बोलते हैं ना कि लो प्रेशर एरिया बन गया तो बारिश हो रही है। तो लो प्रेशर एरिया इसीलिए बन रहा है कि हवा जो है ऊपर उठ रही है, प्रेशर कम हो गया, वहाँ पर बादल बने और बारिश हो गई। तो हम लो प्रेशर एरिया को, साइक्लोनिक सर्कुलेशन को ट्रैक करते हैं, और वो जब वो जो एक ट्रफ होती है, यानी कि जहाँ पर पूरी, जहाँ से हवा घूम रही होती है घड़ी की उल्टी दिशा में, उस पूरी लाइन को ट्रैक करते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वेटरी होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हवा किस तरह से चल रही है, तो मॉडल उसको प्लॉट कर देते हैं। उससे हम देख लेते हैं कि भाई इस जगह पर ट्रफ बनी हुई है तो यहाँ पर बारिश होगी, ट्रफ किस तरफ से मूव कर रही है तो बादल उस तरफ से जाएंगे और वहाँ पर बारिश देंगे। तो उस हिसाब से प्रेडिक्शन आसान हो जाता है। तो ये जो पूरे ग्लोब पर जो हवाओं का जो घुमाव है और प्रेशर पैटर्न है, वही है जो बताता है। सैटेलाइट पिक्चर है, जो सैटेलाइट पिक्चर जो क्लाउड का पिक्चर लेती है, उसकी मदद से आप नाउकास्ट कर सकते हैं। अगले दिन का नहीं, क्योंकि हर घंटे में बादल की पोजीशन बदलती है। अच्छा। तो आप अभी तो कर सकते हो कि हाँ बादल देख के, कई लोग बादल करके देख के फोरकास्ट करते हैं कि मैंने देख लिया, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश है, तो लेकिन वो एक घंटे में मूव कर जाएगा। कि किस जगह मूव करेगा वो आपको विंड के हिसाब से पता लगेगा, प्रेशर पैटर्न के हिसाब से पता लगेगा। तो ये स्टडी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो अब मुझे लग रहा है कि जो प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं कभी कभी, जी हाँ, वो यही वजह है इन सब। जी हाँ, कि वो जो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया कि ये जो मूवमेंट है लो प्रेशर एरिया का या साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कितना होगा, तो क्या होता है कि एक लैटिट्यूड या एक लॉन्गिट्यूड अगर एरर आता है तो वो कम से कम 200-250 किलोमीटर का आ जाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी मॉडल ने एरर दे दिया कि आपको लग रहा है कि ये 20 लैटिट्यूड पर जाएगा, ये 21 पे चला गया, तो आपने 20 वाले के एरिया में जितने सिटी हैं उनके ऊपर प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन ऊपर वाले पे नहीं किया। तो ये थोड़े बहुत जो एरर है, जो मैप में बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 200-250 किलोमीटर होते हैं, 200-250 किलोमीटर का ये एरिया आ जाते हैं। तो इस तरह का ये एरर आने की संभावना है। और ये MSc मेट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं वो थ्योरी सीखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमने कई साल काम किया है, तो हम मतलब मॉडल को देख करके, मॉडल और जो ये चार्ट्स को देख करके प्रेडिक्शन आसानी से कर लेते हैं। तो सर, आप बता रहे थे कि ये चीज़ें बदतर हुई हैं जी हाँ। कुछ सालों में, आगे क्या और भी बुरी स्थिति होने वाली लग रही है या? जी हाँ, अभी अगर हमने क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम है उनको रिवर्स नहीं किया, जैसे मैंने बोला रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम पूरी तरह से नहीं जा पाए, और जो सोलर पावर की तरफ वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों ने घरों में लगाना शुरू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रिक कार की तरफ आ गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को जैसे जैसे हम कम करेंगे, ग्रीन कवर को रेस्टोर करेंगे, तो ये फिर से मतलब रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यही लग रहा है कि हर साल पिछले साल की तुलना में गर्म है, और जो क्लाइमेट चेंज का असर इम्पैक्ट और ज़्यादा होता जा रहा है। तूफान और ज़्यादा इंटेंस आएंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंट आएंगे, हीट वेव और ज़्यादा बढ़ेगी, कोल्ड वेव कम होती जा रही है, यानी कि जो सर्दियाँ सिकुड़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा सर्दी के बाद हम सीधे गर्मी में चले जाते हैं। पहले बसंत ऋतु आती थी, जो होता था फरवरी मार्च में, मौसम ठंडा होता था, बढ़िया होता था। अब आप देखते हैं कि एकदम हम चेंज हो गए और वहाँ पर पहुँच गए, और जो सर्दी की जो फसल होती है, गेहूं की फसल खास करके उत्तर भारत में, उसको नुकसान होता है, क्योंकि सर्दी चाहिए उसको फसल को दाने पड़ने के लिए, और उसमें नुकसान हो जाता है, फसल जलने लग जाती है। तो ये मतलब है कि ये चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और आगे और ज़्यादा आएंगे, और ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, वो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी।
प्रिडिक्शन जो सर आप लोग करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि अभी का प्रिडिक्शन करना ज़्यादा इजी है कि बादलों की कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म के भी तो प्रिडिक्शन कुछ होते होंगे जी कि हाँ। भाई इस बारिश में क्या होने वाला है, कितना किस तरह से रहेगा, कि नुकसान होगा तो कितना होगा, इस तरह जी से। हाँ, उसके लिए एक तो होता है कि शॉर्ट रेंज, जो एक तो नाउकास्ट होता है जो अगले 3-4 घंटे का होता है, फिर होता है शॉर्ट रेंज जो अगले 4-5 दिन 7 दिन का होता है, वो भी अच्छा होता है, उसमें भी काफ़ी आप मॉडल के हिसाब से बता सकते हो। एक होता है मीडियम रेंज जो अगले 1 महीने में, वो होता है मैक्रो एनालिसिस। जैसे अभी मौसम विभाग ने किया, हमने किया कि सितंबर तक बारिश, 15 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा पूरे, मतलब उड़ीसा से लेकर के आपका राजस्थान गुजरात तक, मध्य प्रदेश से होते हुए पहाड़ों पर भी बारिश होती रहेगी। तो ये थोड़ा सा मीडियम रेंज प्रेडिक्शन हो गया, उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी होती है। फिर होता है लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन, जैसे हमने मानसून का प्रेडिक्शन किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मानसून होता है, 1 जून से 30 सितंबर तक का मानसून को काउंट किया जाता है। तो उसमें मौसम विभाग ने पहले किया, स्काईमेट भी हर साल करती है, उसमें हम मंथ वाइज प्रेडिक्शन करते हैं कि इस महीने में कितनी बारिश होनी चाहिए पूरे भारत को, और किस राज्य को ज़्यादा मिलेगी, किस राज्य को कम मिलेगी। तो ऑलमोस्ट वो प्रेडिक्शन ठीक रहता है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं रहता कि अब वो राज्य बहुत बड़ा है, उसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो गई, कहाँ पे कम हो गई। जैसे अभी राजस्थान में जुलाई तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 100% ज़्यादा हो गई थी, खेत भर गए थे, लेकिन 1 महीने से मौसम सूखा था। अब पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर अभी भी सूखे पड़े हैं। तो ये जो है मतलब प्रेडिक्शन, लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन भी होता है, मीडियम भी होता है, शॉर्ट भी होता है, और काफ़ी एक्यूरेसी आ गई है। लेकिन पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होगी या इस डिस्ट्रिक्ट में कम होगी। सितंबर को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, कुछ डराने वाली बात भी है क्या? नहीं, सितंबर में आते आते क्या होता है कि जो वेदर सिस्टम है वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं। तो जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो जम्मू वगैरह में आपने देखा था, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो हरियाणा के ऊपर था, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो पहाड़ों पर था। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से इतनी तेज बारिश हुई। अब जैसे जैसे सितंबर में जाएंगे तो इनकी जो इंटेंसिटी है कम होने लग जाएगी, और सितंबर में बारिश कम होती है, जो मानसून की एवरेज रेनफॉल है वो 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा बारिश वाले होते हैं। तो अब रहेगा, मतलब 15 सितंबर तक आप मान के चलिए कि पहाड़ों पर एक आध बार हो सकता है कि बादल फटे या इस तरह की तेज बारिश हो जाए। उत्तर भारत में, मध्य भारत में भी बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सितंबर के आखिर में जाने लग जाएंगे, सेकेंड हाफ में लग जाएंगे, तो मानसून विड्रॉ होने लग जाता है। 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से हवाएं बदलने लग जाती हैं, पश्चिमी हवाएं आती हैं। पश्चिमी हवाएं आती हैं तो वो सूखी होती हैं, क्योंकि वो ये राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान से आ रही होती हैं। जब हवा में नमी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो मानसून विड्रॉ होने लग जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से जाता है, साउथ वेस्ट से होता हुआ बंगाल की खाड़ी से होता हुआ जाता है, और जब लौटता है तो वो पश्चिमी हवाओं से लौटना शुरू हो जाता है। तो सितंबर में आप कह सकते हो कि 15 सितंबर के बाद बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर हम जो भी बता रहे हैं आपकी जो हमारी कमियां हैं, और हम चेते नहीं तो मुश्किल आ सकती है, आपके हिसाब से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और एकदम एक्सट्रीम जाके जहाँ पर आपको रास्ता नहीं बचेगा? देखिए, एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपको मालूम है कि काफ़ी इसकी स्टडी आई है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मतलब फिर से वो होते हैं, यानी कि फिर से बनते भी हैं जब बारिश आती है, लेकिन उनके जो रेट ऑफ डिसिपेशन है वो ज़्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो समुद्र, ये सारे समुद्र में जाएंगे, पानी जितना भी जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो जो बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, मालदीव हैं, जो भी मतलब ऐसे द्वीप हैं जो समुद्र तल से बहुत कम ऊँचे हैं, उसमें पानी धीरे धीरे आ जाएगा। हज़ारों करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा वहाँ से, तो वो नुकसान है बहुत बड़ा। फिर क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारी जो फसलें हैं उन पर असर पड़ रहा है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, उसकी यील्ड पर असर पड़ेगा। जब फसलें कम होंगी या उसकी पैदावार कम होगी, तो हमारी जो उसकी महंगाई बढ़ेगी, और जो मार्जिनल लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो पूरे, केवल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। और ऊपर से जो हीट वेव बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, उससे क्या होता है कि हीट स्ट्रोक बढ़ जाता है। जिन लोगों के पास कूलिंग अप्लाइंसेज नहीं है, एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, पंखे तक की नहीं है, तो वो बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, वो उनकी जान चली जाती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बच नहीं पाते। वो मैन आवर कम हो रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी आदमी की कम होती जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बढ़ेगी। और साइक्लोन अगर और ज़्यादा उग्र होते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर 200-250 किलोमीटर की स्पीड से आते हैं, तो आपको मालूम है जान माल का कितना नुकसान होगा। ये सारा है। और जो अगर सूखे के हालात बन जाते हैं, कभी कभी ड्रॉट जो है काफ़ी लंबा ड्रॉट हो जाता है, तो फसलों को नुकसान होगा। तो हर तरह से मतलब कि मानवता के लिए ये खतरनाक सिद्ध होने वाला है। किसानों के लिए तो सर कहीं ना कहीं मौसम पे ही वो ज़्यादातर आज भी निर्भर है।
टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ 70% जो है वो बारिश पे ही निर्भर है। उनके लिए आप लोग किस तरह से, चाहे मौसम विभाग हो या स्काईमेट जैसी कंपनियां हों, वो किस तरह से मदद करती हैं? देखिए हमने वेबसाइट बनाई है, उसमें हर जगह का आप फोरकास्ट देख सकते हो और उसमें हमने वीडियो डालते हैं। मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ, पूरे इंडिया का वेदर बताते हैं, उसमें पूरा डिटेल में बताते हैं। 10-12 मिनट का होता है और रोज़ उसको नया वीडियो बनता है जिससे कि आपको पता लग जाता है। एक तो ये हो गया। फिर हम अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं कि इस जगह पर भारी बारिश हो सकती है, यहाँ पर ये हो सकता है, जिससे किसानों को और जो लोगों को पता लग जाए। पहाड़ों पर जाने के लिए हम जैसे अभी मैंने वीडियो में बताता हूँ या आर्टिकल लिखते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा इंक्लीमेंट वेदर हो सकता है, तो आप पहाड़ों पर न जाएं। तो ये तरीके हैं जिससे हम लोगों को मदद करते हैं। और भी चैनल हैं हमारे, जैसे मोबाइल ऐप बनाई है हमने, जिससे उसमें AI की मदद ली हुई है कि आप उसमें स्पीकर है, उसको दबा के आप पूछेंगे तो वो बोल करके आपकी भाषा में भी जवाब देगी। अलग अलग उसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको बताएगी कि दिल्ली में बारिश हो सकती है क्या, तो वो बताएगा कि ये चांस है। तो ये इस टाइप के हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि लोगों को मदद मिल पाए। किसानों के लिए मतलब ये ज़रूरी भी है। कई वर्ग ऐसा भी है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, और आप बता भी रहते हैं कि ऐसे किसान तो ऐसे भी हैं जो अब टीवी नहीं देख रहे हैं और घटना होने के बाद उन्हें पता चलती है। उनके लोगों को या फिर जो उनके घर में और जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो? देखिए, ये एक तो यह है कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जैसे पता लगता है कि मतलब अखबार पढ़ सकते हो या किसी से पढ़वा सकते हो कि आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है, मानसून कैसा रहेगा। तो धीरे धीरे फसलों की जो चुनाव है उस पर भी आप ध्यान दें। खास करके पंजाब हरियाणा में अब धीरे धीरे क्या होगा कि पानी कम होता जा रहा है, बारिश कम हो रही है और जो ज़मीन में पानी भी कम आता जा रहा है, तो वहाँ पर जो धान की फसलें हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी ईस्ट की साइड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की तरफ, जहाँ पानी थोड़ा सा रहता है। और यहाँ पर आप दूसरी फसल आप मतलब कि जो वेदर रेजिलेंट है, जो कम पानी में उग सकती है, ज़्यादा हीट अब जो मतलब सह सकती है, उस तरह की फसल पर जाइए। और ये जो कई हमारे जानने वाले बताते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास नंबर वाले फ़ोन हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी है मतलब, तो उसमें क्या करते हैं कि वो जिसके पास है तो एक फ़ोन से कई लोग देख लेते हैं और वो कम्युनिकेट भी करते हैं। अपने पूरे ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं कि अगर एक ने बताया कि भाई इस जगह पर ये बताया है, तो वो पूरे अपनी कम्युनिटी को बता देते हैं। तो उससे मतलब काफ़ी मदद हो रही है और इससे फीडबैक भी मुझे मिलता रहता है कि हाँ, ये काफ़ी मतलब लोग खुश हैं और वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसके भी मैं रिप्लाई देता हूँ। बढ़िया। आपने अभी एक ऐप का नाम लिया, तो मैं चाहूँगा उसके डिटेल थोड़ा बता दें कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। ये हमारे स्काईमेट मोबाइल ऐप है, उसमें जाएंगे तो मिलेगी। वो अभी बीच में थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है उसका, थोड़ा सा मतलब अभी उसमें कुछ काम चल रहा है, तो वो 10-15 दिन में फिर से वो हो जाएगी। आप उसमें वेदर देख सकते हो और जो वो स्पीकर वाला है वो जो है उसमें आप जब दबाएंगे, उसको दबा के रखेंगे और बोलेंगे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोल के उससे पूछ सकता है, जिससे कि वो केवल वो है स्काईमेट वेदर ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया है, ये अच्छा है, AI का एक अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और ये होना भी चाहिए। कृत्रिम बारिश की बात होती है, क्लाउड सीडिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और क्या बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, इसके फ़ायदे उतने बहुत ही मिलते हैं, और ये कराना क्या आसान है या खर्चीला है? ये खर्चीला है, लेकिन इसके लिए मैंने देखा है कि कई बार हमने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सर्दियों में बोलती है जब पॉल्यूशन बहुत होता है। तो पिछली गवर्नमेंट ने बोला था, मतलब अलग अलग है सारे, मतलब यही बोलते हैं कि भाई हम कृत्रिम बारिश करा देंगे, आर्टिफिशियल रेन करा के पॉल्यूशन को हटा देंगे। लेकिन उसके लिए बादल होना जरूरी है। अच्छा। क्लाउड सीडिंग किसको करेंगे जब क्लाउड नहीं होगा? सर्दियों में बारिश नहीं होती, बादल नहीं होते, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तभी होते हैं। तो एक तो बादल जरूरी है, बादल होते हैं लेकिन वो बरसते नहीं है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो है वो कंडेंस नहीं हो पाता पूरी तरह से, वो बूंदें नहीं बन पाती। कैसे? तो थोड़ा सा और समझाइए। जो बादल है उसमें मॉइस्चर तो है, पर इतना मॉइस्चर नहीं है कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण से पानी नीचे गिर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चाहिए, यानी कि एक ऐसा मतलब कि फॉरेन सब्जेक्ट मतलब पार्टिकल जिसके ऊपर वो बाष्प की जो भाप के कारण वो है सब इकट्ठे हो जाए और उसको एक बूंद बना ले। जब बूंद बनेगी तो उसमें वजन होगा और वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरेगी। तो वो जो चीज़ डालनी है उसमें, उसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। अच्छा। या कॉमन सॉल्ट भी होता है, तो उसकी स्प्रे करी जाती है।
मतलब जहाज से या किसी ऐसे ड्रोन से उसको स्प्रे किया जाता है, मतलब फुहारे टाइप डालते हैं, तो वो कंडेंसेशन न्यूक्लाई जब आते हैं तो जो भाप है उसके चारों तरफ चिपक जाती है, पानी बन जाता है और वो पानी बरसता है। उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेंज। तो उसके लिए एक तो बादल चाहिए और फिर आपके पास ये रिसोर्सेज चाहिए। ड्रोन, अब तो पहले तो जहाज से करते थे तो बहुत महंगा पड़ता था, अब आप थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा कि ड्रोन सस्ते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अब धीरे धीरे इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी और ये फिजिबल हो जाएगा, यानी कि अफोर्डेबल हो जाएगा और हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बादल होना जरूरी है। अगर राजस्थान में बारिश नहीं हो रही लेकिन वहाँ बादल कभी कभी होते हैं, कपास जैसे बादल बनते हैं, तो उनसे बारिश कराई जा सकती है। ये तो वही बात हो गई कि कोई बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में है तो ठीक हो जाएगी, मतलब बादल हैं, हाँ, बरस नहीं रहे तो बरसा देंगे, लेकिन बादल होना जरूरी है। जरूरी और है। खास करके सर्दियों में बादल कम होते हैं क्योंकि मानसून के बाद आपने देखा होगा आसमान साफ रहता है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो पहाड़ों तक बादल आते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा में कम आते हैं, तो वो पॉल्यूशन से उस समय निजात मिलना मुश्किल होता है। तो ये अगर वो बारिश होगी तो जो नेचुरल बारिश होती है उसी तरह सारा कुछ जी हाँ, उसी तरह से होगी और अच्छी बारिश होगी। जितना जिस जगह पे बादल होगा वहाँ बरसेगा। तो ऐसा कराया जा रहा है, हुआ है, करा हुआ कई बार किया है, खास करके हमारे देश में तो एक्सपेरिमेंट ही किया है कहीं कहीं कुछ जगह पे। लेकिन आपने देखा होगा कि चाइना ने बीजिंग ओलंपिक में जो था कि बादल बारिश की चांसेस थे, तो उसने पहले ही बारिश करवा दी थी जिससे कि वो ओपनिंग सेरेमनी हो जाए। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो और ज़्यादा इजीली करा सकते हैं, लेकिन जो अपर लैटिट्यूड है वहाँ बादल ज़्यादा होते हैं, बादलों का बहुत बड़ा वो होता है, तो उस जगह पर और ज़्यादा इजी होता है। ये जो ऐप पर सर हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन, जी, तो वो कितना सही है और कितना एक्यूरेट माना जाए? देखिए ये भी काफ़ी एक्यूरेट है। ये मॉडल बेस्ड होता है। जो मॉडल चलते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ये मॉडल प्रेडिक्ट करता है, उसी मॉडल को ऐप में डाल दिया जाता है। अच्छा। कि ये दिल्ली में जो उसने बताया, लेकिन हम जो करते हैं स्काईमेट में हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन भी है कि एक बार मॉडल चल गया, उसके बाद हम जो मेन सिटीज़ हैं उनको फिर से ट्वीक करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से उसको एक्यूरेट और ज़्यादा करें। तो उसकी भी एक्यूरेसी है, मॉडल अच्छे हैं तो आप मान के चलिए 70% तो एक्यूरेसी होती है, 70 to 80% होती है। जी। कोई ऐसा ऐप भी है जिस पे ट्रस्ट किया जाए, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है? सारे ऐप में एक ही तरह के ऑलमोस्ट वही है, मॉडल सबके एक हैं। कुछ है जैसे अब जैसे स्काईमेट ने थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन किया है तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्काईमेट सबसे अच्छी है, लेकिन हाँ कि जो मोबाइल पे ऐप आती हैं वो सारी इंटरनेशनल ऐप है जो सबका मॉडल एक ही होता है, एक ही मॉडल से वो सबको रन किया जाता है। ये नोवा के मॉडल है, ग्लोबल फोरकास्टिंग मॉडल है जिसको GFS बोलते हैं। तो ये सारे WRF है, तीन चार मॉडल हैं जो US चलाता है और पूरे विश्व के लिए चलाता है। उसी के थ्रू ये ऐप को इसमें दिखाया जाता है। सर जैसे कि भूकंप आना होता है तो अर्थक्वेक, उसकी भविष्यवाणी जिस तरह से की जाती है उसी तरह की भविष्यवाणी बारिश और मौसम के बारे में किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए बारिश के मौसम में तो करते हैं हम। भूकंप के लिए मैं बताऊं कि भूकंप के लिए किया जा सकता है कि नहीं, कि भूकंप के लिए हमें ये मालूम है सिस्मिक जोन कहाँ है। इसमें क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से बताया जाता है कि जो ऊपर से पृथ्वी की संरचना है वो अंदर से वैसी नहीं है। अंदर से यूरोप और एशिया की एक टुकड़ा है, इंडियन प्लेट अलग है, अरेबिया प्लेट अलग है, ऐसे 9 बहुत बड़े बड़ी प्लेटें हैं या कह लीजिए भूखंड है जो लिथोस्फीयर में तैर रहे हैं। तो ये जब आपस में जहाँ पर जोड़ है, हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका जोड़ है, जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट वहाँ पर आपस में एक दूसरे के अपोजिट सरक रही है। तो वो 2-4 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से चलती है। तो जब ये आपस में इसमें जब जोड़ है, जो चट्टानें आपस में जब रगड़ती हैं उसमें टेंशन बढ़ जाती है और उस जगह पर जब वो चट्टानें टूटती हैं तो उस जगह वो भूकंप आता है। और जिस जगह टूटती है उसको एपिसेंटर कहते हैं और सरफेस पे वो धरती हिलती है और भूकंप आता है। तो वो सिस्मिक जोन जो है वो जोन 5, जोन 4, जोन 3 इस तरह से उसको बताया जाता है। लेकिन ये एरिया आप बता सकते हो कि इस जगह भूकंप बड़ा आ सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कब आएगा। आने के बाद जो आफ्टर शॉक आते हैं, बड़ा भूकंप आया जैसे 7.2 का आया या 7 का आया, तो आफ्टर शॉक होगा, पहले 5 का आएगा, फिर 4 का आएगा, 3 का आएगा, यानी कि वो प्लेटें जब फिर से आपस में सेटल हो रही होती है धीरे धीरे, तो वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन आफ्टर शॉक भी खतरनाक होते हैं। अगर बड़ा भूकंप आया 7 का, उसने कुछ बिल्डिंगें गिरा दी और कुछ में क्रैक आ गए, वो गिरी नहीं। उसके बाद 5 का आ गया तो वो अकेला आता तो वो बिल्डिंग नहीं गिरा सकता था, लेकिन जो कमजोर हो चुकी हैं उनको फिर गिरा सकता है। तो
मेन भूकंप आने के बाद अगर उसमें डैमेज हो गया बिल्डिंग के, तो आप बाहर निकलिए और वेट कीजिए 2-3 दिन का, 2-3 दिन तक वो उसका असर रहेगा, उसके बाद ही आप अंदर जाइए। जी। थोड़ा ये भी बताइए सर, कितने कितने स्केल वाले जो ये भूकंप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, खतरनाक होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं? देखिए, जो 3 तक आता है उसको तो आप कभी कभी फील भी नहीं कर पाते, रेक्टर स्केल पर 3 जो इंटेंसिटी होती है। फिर 4 से 5 तक का होता है, 5 तक का को मॉडरेट कहते हैं। तो मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, उसमें आपको फील होता है और नुकसान नहीं होता, लेकिन फील हो सकता है। और 5 से ऊपर जब आता है तो उसमें छोटे मोटे जो इंस्टॉलेशन है उस पर नुकसान हो सकता है, दरारें आ सकती हैं। और 6 या 7 का जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वो। और 7 से ऊपर को मेजर बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग या मेजर। इसमें क्या होता है कि 5 से अगर 6 है तो आपको नंबर तो एक ही दिख रहा है कि 5 से आप 6 पे गए, लेकिन वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी जो एनर्जी होती है 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि 6 से ऊपर जो भी भूकंप है वो खतरनाक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्डिंगों को गिरा सकता है, छोटी मोटी कमजोर बिल्डिंगों को गिरा सकता है। और 7 या 8 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो वो अच्छी बिल्डिंगों को भी गिरा सकता है। और 8 से ऊपर है तो आप कह सकते हो कि जो काफ़ी मजबूत बिल्डिंगें हैं, जिस जगह एपी सेंटर है, तो उनको मतलब काफ़ी हद तक 90% चांस है कि बिल्डिंगें वो गिर जाएंगी। जितना आप दूर जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एक तरह से है कि अगर तालाब में आपने पत्थर डाला तो जो लहरें बनती है गोलाई में, तो जहाँ पत्थर डाला वो एपिसेंटर है, यानी कि केंद्र है। और वो लहरें जो जाती हैं उसी तरह से भूकंप की लहरें जाती हैं, जितना दूर होते जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं सर, और दिल्ली में पुरानी दिल्ली आप जाएंगे तो वहाँ के जो मकान देखते हैं वो तो मुझे देखते ही लगता है कि वो जितनी पुरानी है, वो तो मुझे लगता है कि जो हालात है कि थोड़ी भी अगर हिलेगा तो सब भरभरा के गिरेगी। पुरानी दिल्ली हो गई, आपको लक्ष्मी नगर साइड में हो गया, या ट्रांस यमुना इलाके में चाहिए, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उसमें आप देखेंगे कि 50 गज के प्लॉट पर 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बना दी हैं बिना कॉलम के। तो ये अगर वैसे भूकंप, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी सिस्मिक जोन है नहीं, तो दिल्ली में चांसेस कम है। लेकिन उत्तराखंड में अगर बड़ा भूकंप आता है तो उसका असर दिल्ली में होगा। और एक मुरादाबाद फॉल्ट है जो हेयर पिन बैंड बोलते हैं इसको, जो उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक मुरादाबाद होते हुए आ रही है, तो वहां पर भी है एक हल्का जोड़ है। तो हो सकता है कि अगर 6 से ऊपर आता है तो दिल्ली में भी काफ़ी नुकसान होगा। ट्रांस यमुना इलाका जो है वो ज़्यादा सिस्मिक जोन 4 में आता है। और जो गुरुग्राम का इलाका है वो थोड़ा सेफ है, यहाँ पे अरावली हिल्स है। तो मतलब ये कह सकते हो कि अगर 6 से ऊपर भूकंप आता है तो दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह सर काम में धांधली है, और ख़ासतौर से कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं कि किसी ने फ्लैट बुक किया और जब उसको सामने आया तो वो घर में रह रहा है, एक कील अगर उसको गाड़नी है तो उसने डाला तो वो कील ही पूरी घुस गई अंदर, इतनी ख़राब क्वालिटी होती है। तो डर तो ये भी लगता है कि कभी जब ये लोग बताते हैं कितनी लंबी लंबी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बोलते हैं कि भाई भूकंप रोधी है ये, जी हाँ, कभी अगर ऐसी स्थिति आई तो आपको लगता है कि ये उस पैमाने पर खरे उतरेंगे? देखिए, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि पहले जो बिल्डिंगें बन गई हैं वो तो काफ़ी कमज़ोर हैं, मतलब कि उसमें नॉर्म्स नहीं है। अब जो सरकार ने ये नॉर्म्स स्पेसिफाई किए हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम कि उसको कितना फॉलो किया जा रहा है, या वो ऐसी जो संस्था है जो उसको मॉनिटर कर रही है वो कितना कर रही है। लेकिन अभी भी मतलब कुछ बिल्डर हैं जो बहुत अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, कुछ ये हैं जो केवल पैसा कमा रहे हैं। तो इससे मतलब उनका तो नुकसान नहीं है, लेकिन जो उसमें रह रहे हैं और जान माल का नुकसान होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है अभी भी, खास करके हाई राइज बिल्डिंग में। और जो लो राइज बिल्डिंग है वो थोड़ा अपेक्षाकृत सेफ है। और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ बनी है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि वो पूरा उस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अगर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक उससे बचाव किया जा सकता है। बात हो रही है भूकंप की और बचाव की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि ये भी आप बता दें कि इससे बचने के लिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो स्टेप बाय स्टेप क्या जो है वो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाई राइज बिल्डिंग में आप लिफ्ट का यूज़ कभी मत करिए, क्योंकि लिफ्ट लाइट चली जाती है, सबसे पहले लाइट जाएगी, लिफ्ट में आप फंस जाएंगे। तो वह तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ज़्यादा ऊंचाई पे हैं आप, 6-7 मंजिल पर हैं, तो नीचे आपको आने में टाइम लगेगा, तब तक भूकंप ख़त्म हो चुका होगा, तो जो नुकसान होगा हो जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि जो कोना है घर का, जहाँ पर कॉलम है, आपको मालूम है कि पिलर है, कॉलम है, उसके पास खड़े हो जाइए, या किसी बड़ी टेबल के नीचे बैठिए, तकिए को अपने सिर पर रख करके अपना झुक करके बैठ जाइए। शीशे वगैरह वाली जगह की जो खिड़कियां उसके पास मत जाइए, वो टूट सकती हैं, वो लग सकता है। तो मतलब यही है कि अगर आप नीचे वाले फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है तो भाग के खुले में चले जाइए, यही आपका बचाव हो सकता है। बाकी तो अगर हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा ऊंचाई पे है तो आपको वहीं रहना है, आप मूव नहीं करेंगे और कोने में जा करके
आप कोशिश करेंगे जितना बचाव होगा तो वो होगा। और कोई मजबूत टेबल है उसके नीचे? हाँ, उसके टेबल में तकिया अपने सिर के ऊपर या पिलो वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रखे जिससे कि अगर कुछ होता है तो वो चीज़ें बच जाती है और कोहरे भी बच जाते हैं। जिस तरह से सर क्लाइमेट चेंज की स्थिति देखने को मिल रही है और क्लाइमेट माइग्रेशन की भी बात कही जाती है, क्या भारत में ऐसा लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में ये ज़्यादा होगा जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, बुरी स्थिति सामने आती है ऐसे में? ये पूरे विश्व में होगा। आप देख रहे हो कि जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही है और कहीं कहीं पर सूखे जैसे हालात हो रहे हैं, तो किसान जो या गरीब किसान हैं जो बहुत कम खेत हैं जिनके पास, तो उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। आपने देखा एमपी वगैरह में जहाँ जो मध्य प्रदेश है जहाँ पर बारिश पर निर्भर है किसान, उनके पास ज़मीनें हैं, काफ़ी अच्छी ज़मीनें हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, पैदावार नहीं होती, तो वहाँ मजदूरी करने आ जाते हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो उस तरह से ये एनवायरनमेंट के कारण विस्थापन बढ़ेगा और ख़ास करके जो कोस्टल एरियाज है जैसे बांग्लादेश और जो सुंदरबन के एरिया है, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो वहाँ पर भी लोगों की जीविका चली जाएगी, तो वो भी विस्थापित होंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर रोजगार होगा। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के असर से काफ़ी ज़्यादा जो खास करके मार्जिनल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे नाना जी जो है वो मतलब मौसम का मिजाज देख के जो प्रेडिक्ट करते थे, मैं बताऊं कि हम लोगों ने 99% तक उसको देखा है कि वो वैसा होता था। वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती थी? वो एक्सपीरियंस होता था उनका, क्योंकि मैं भी जब छोटा था मैं देखता था कि यूपी में था मैं, कि पीली आंधी आएगी कि काली आंधी आएगी। वो विंड डायरेक्शन देख के बता देते थे। उनको पता था कि इधर से आएगी तो पीले टाइप का मतलब मिट्टी आएगी, इधर से आएगी तो काली मिट्टी आएगी। अच्छा। और एक जैसा बादल हो गया, जैसे बोला एक बादल एक जैसा हो गया, अब बरसेगा ये बहुत देर तक। तो उसका जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि जब शीट क्लाउड बन जाते हैं, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, जो 8,000 से 12,000 फीट की उनकी मोटाई होती है। मतलब 8,000 पे बेस होता है, 12-14,000 उनकी टॉप होता है। तो इतना बड़ा, और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के बड़े बनते थे। अब धीरे धीरे वो खत्म हो गए क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण वो पैटर्न ही खत्म हो गया। तो वो बरसते थे जो 2-3 दिन तक लगातार डिजलिंग देते थे, झिम बारिश देते थे। तो उसमें क्या होता था कि केवल एक जैसा दिखता था, यानी बादल कहीं से आपको पैच नहीं दिखेगा, एक शीट दिखेगी कि हाँ पूरा कवर है। तो वो उनका एक्सपीरियंस था। वो जिसको हमने अल्ट्रो स्टेटस पढ़ा, उन्होंने वो वैसे ही एक जैसा बोला, एक सार हो गया बादल अब बरसेगा। तो वो उनका जो एक्सपीरियंस था जो सालों का, वो काम आता था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता था, नाउकास्ट होता था वो। अच्छा, लेकिन अब जैसे जो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की हम लोग गलतियां कर रहे हैं, तो अब मुश्किल होगा उस तरह से अब प्रेडिक्ट मुश्किल करना? है। अब आप बस ये बादल बता के 2-4 मिनट के यहाँ पे तेज बारिश होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, बस यही बता सकते हो। बाकी एक अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो बादल बन रहे हैं वो टुकड़ों में बन रहे हैं, पैची रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। और जो पहले वाला जो हमने थ्योरी पढ़ी थी शीट क्लाउड वगैरह की, वो क्लाउड ही नहीं दिखते अब। मतलब कि आप जो थ्योरी थी वो सारी खत्म हो गई, अब नई थ्योरी बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि बादलों का प्रकार बदल गया, पैटर्न, मानसून का पैटर्न बदल गया। तो मतलब पूरा ही चेंजेस अब दिख रहे हैं। बिजली गिरने की भी घटनाएं होती हैं जिस तरह से, वो भी अच्छा मैं देखता हूँ कि जैसे कि एक जगह मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग नहीं जाते थे। तो उसका उन लोगों ने ये जवाब दिया कि भाई बिल्ली का ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि बिल्ली को पहले पता चल जाता है, उनकी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनको उस तरह के वेवलेंथ और चीज़ें पता चल जाती है कि यहाँ पे बिजली गिरने वाली है, कुछ भूकंप आने वाला है। तो ये थोड़ा बिजली गिरने के बारे में हमें बताइए। बिजली का देखो, बिल्ली का तो यह है कि बिल्ली तो जाएगी, कहीं भी जाएगी तो वो तो पूरे दिन घूम रही है, तो पूरे दिन तो बिजली नहीं गिर रही। ये तो मतलब एक वो है, अंधविश्वास है। लेकिन बिजली गिरने का ये होता है कि बिजली का अलग अलग प्रकार होते हैं। क्लाउड टू क्लाउड होती है, जब आप देखते हैं कि बादल में बिजली चमक रही है बहुत तेज, तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में होती है। और क्लाउड टू अर्थ होती है, मतलब कि बेस ऑफ क्लाउड से लेकर के अर्थ जमीन तक आती है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बिजली होती है वो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बादल में बन जाता है। अच्छा। तो जब वो नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, धरती पॉजिटिव चार्ज की होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब बादल का बेस नीचे होता है तो वहाँ से लेकर के एक स्ट्रीक बन जाती है, और वो जो कई मिलियन वोल्ट का जो करंट है वो ज़मीन तक पहुँचता है। और सबसे अच्छी कंडक्टर है बिजली की धरती, तो अर्थिंग जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ चली जाती है। और इसीलिए बोला जाता है कि एक तो वो तड़ित चालक बोलते हैं, या लाइटिंग अरेस्टर जो बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं, जैसे तार लगा के अर्थिंग जो करी जाती है बड़ी बिल्डिंगों में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब बिजली गिरे तो आप किसी पेड़ के नीचे न खड़े हों,
क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो जो 100-200 मीटर के दायरे में जो सबसे ऊंची चीज होगी उसके ऊपर गिरेगी, क्योंकि सबसे ऊपर चीज जो होगी उसी को वो पकड़ेगी और उसके थ्रू वो धरती में जाएगी। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो पेड़ के ऊपर गिरेगी और पेड़ के नीचे आपको नुकसान हो सकता है। मतलब ये काफी हाई वोल्टेज होता है। हाँ, कई मिलियन करंट का वोल्ट होता है। कई मिलियन। हाँ, और उसके बाद अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो खेत में काम करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी जान जाती है बिजली जब गिरती है। उसी एरिया में थोड़ा ज़्यादा गिरती है। तो क्या होता है कि जब आप खेत में काम कर रहे हैं या खुले में हैं तो क्राउच करके यानी कि झुक करके बैठ जाएं या किसी अच्छी बिल्डिंग में शरण ले लें। तो खुले में आप ऊंचे जो अगर आसपास पौधे ही हैं तो सबसे ऊपर आपके ऊपर गिर सकती है अगर उस जगह गिर रही है बिजली। तो एक तो वो है। ऊपर से अगर आप किसी घर में हैं, काम कर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उसको निकाल दें, अनप्लग कर दें। अच्छा। फ्रिज को, टीवी को, क्योंकि कभी कभी बिजली के तारों पर जब गिरती है तो वहां से भी बहुत तेजी से वो आपके अप्लायंसेज तक आएगी, उनको खराब कर देगी। अच्छा, खराब कर देगी। हाँ, खराब तो चल कोई बात नहीं सर। बस्ट कर खराब कर देगी। या अगर आपने टेलीफोन, अब तो लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन पकड़ा हुआ है तो आपको करंट लग सकता है। ऊपर से जब आप बिजली गिर रही है, बहुत तेज ठंडर हो रहा है, बारिश हो रही है और बहुत तेज ठंडर हो रहा है, तो आप प्लम्बिंग का इस्तेमाल ना करें, यानी कि नल वगैरह का या शावर का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। क्योंकि वो प्लम्बिंग की लाइन से भी वो करंट वहां तक पहुंच सकता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो झटका लगेगा ना? झटका लगेगा, आदमी मर भी सकता है, कोई पता नहीं ना कितनी ज्यादा वोल्टेज आए। अच्छा। तो मतलब काफी नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाव करने के ये तरीके हैं। और खुले में है तो आप किसी बिल्डिंग में चले जाएं, पेड़ के नीचे न रुके, और अगर झुक के बैठ जाए, तो ये सारे उपाय हैं जो बिजली से आप तो गिरने को तो बिजली सर बिल्डिंग पे भी गिर रही है, बिल्डिंग पे गिर रही है, खुले में लेकिन भी गिर रही है, तो खुले वाला व्यक्ति क्यों उधर चला जाए? बिल्डिंग में ये है कि बिल्डिंग में ज्यादातर वो अर्थिंग होती है, तो बिल्डिंग सेफ हो जाती है। बिल्डिंग तो टूटते हुए आपने देखी नहीं होगी कभी। तो लेकिन अब खुले में है, अगर आसपास कोई ऊंची चीज नहीं है, अगर आप एकदम मैदान में है तो आपके ऊपर गिर सकती है। सबसे ऊपर आप ऊंचे आप हो, तो इसलिए झुक के बैठ जाओ जैसे कि वो बच जाओ आप। तो ये सारे तरीके हैं। और पेड़ के नीचे हमने देखा भी है, वीडियो भी आए हैं कहीं के पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर गिरी, वो डायरेक्ट पेड़ के ऊपर गिरेगी तो आपके ऊपर इतना मतलब मरने वाली स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन शॉक लगेगा और जल सकते हो, काफी चीजें हो सकती है। अच्छा। तो वो बचाव की तरीके। तो पेड़ पे गिरती है तो क्या पेड़ जल जाता है कुछ ऐसा? कभी जल भी जाता है, कभी वो अर्थिंग भी ले लेता है सीधा। ये डिपेंड करता है कि उस समय किस वोल्ट की बिजली गिरी है या कितना बड़ा वो स्ट्राइक थी। ठीक है। एक सर, हम लोग पहले सुनते थे कि पूर्वा हवा चल रही है, पछुआ हवा चल रही है, इसका क्या इस तरह से कुछ कनेक्शन बनता है? पूर्वी हवा है वो बंगाल की खाड़ी से आती है, नमी वाली होती है। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि उमस बढ़ जाती है। अभी जब तक मानसून रहेगा तो पूर्वी हवा रहेगी। आपने देखा होगा उमस बढ़ जाती है, टेम्परेचर 30-32 होता है, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर होता है 40, क्योंकि उमस बढ़ गई है। अब जब मानसून विड्रॉ होने लगेगा तो पश्चिमी हवा आएगी। पश्चिमी हवा कहाँ से आएगी? अगर आप दिल्ली के पश्चिम में देखेंगे, उत्तर भारत के पश्चिम में, तो थार डेजर्ट देखेंगे, सेंट्रल पाकिस्तान देखेंगे, जहाँ कोई भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, तो वो सूखी हवा होगी, शुष्क हवा होगी। तो पश्चिमी हवा या वेस्टर्ली विंड है वो ड्राई और हॉट होती है, या मतलब ड्राई होती है। ईस्टर्ली विंड ह्यूमिड होती है। और वही गर्मी में पश्चिमी हवा बहुत ज़्यादा हॉट होती है, उससे हीट वेव आती है। सर्दियों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा ठंडी होती है कि बर्फीली होती है। अगर उत्तर से या उत्तर पश्चिम से आ रही है तो सर्दी बढ़ जाएगी सर्दियों में, गर्मियों में गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन मौसम ड्राई रहेगा। अच्छा। पूर्वी हवा से उमस बढ़ेगी, नमी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आती है। अब इतनी सारी बातें बता रहे हैं सर, तो अब एक और जिज्ञासा शांत करिए अवलांच को लेकर। ये जो अवलांच है यानी बर्फ सरकना कहते हैं, तो ये क्या होता है कि फ्रेश जब स्नोफॉल होता है तो ऊंचे पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा जैसे स्नोफॉल हो गया 2-4 फीट का हो गया, तो कभी कभी अपने वेट से भी अगर ऊपर से बर्फ सरकी तो वो जब आती है तो वो फोर्स के साथ उसकी वो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और ढलान का जो जितना ढलान है तो अपने साथ बाकी बर्फ़ को भी लेती हुई जाती है। लूज़ बर्फ़ जो होती है वो नीचे तक आती है, और अगर कुछ छोटे मोटे घर हैं या कोई चीज़ है तो उसके ऊपर से निकल जाती है या उसके ऊपर आदमी दब सकता है। और एक होता है कि जो बर्फबारी रुक जाती है जब धूप निकलती है, तो जब बर्फ़ पिघलने लगती है, जब बर्फ़, उसके बाद क्या होता है कि वो जो बुरबुरी बर्फ़ होती है वो फिर जम जाती है ठंडी होकर के, और वो स्लैब जैसे बन जाते हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर ऊपर बहुत बड़ा मतलब बर्फ़ का धीरे धीरे वो बना हुआ है, और नीचे अगर गर्मी से वो नीचे वाली बर्फ़ पिघली तो वहाँ पे क्रैक आया, तो वो जब सरकेगी तो ऊपर से जैसे पहाड़ सरकता है वैसे ही ऊपर की बर्फ़ भी सरकेगी। अच्छा। और वो क्योंकि मालूम है ढलान है, तो वो कई 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, 150-200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है बर्फ़, तो वो भी
कभी कभी घरों को खास करके सबसे ज़्यादा नुकसान या तो जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो ऐसी बर्फीले इलाके में रहते हैं, या खास करके जो फौजी हैं, क्योंकि डिफेंस वाले ही ऐसी जगह पे ज़्यादा रहते हैं, जो हॉस्टाइल प्लेसेस में उनकी चौकियाँ होती हैं वो दब जाती हैं, तो उसमें वो दब जाते हैं। तो उसमें भी एक वो है कि अगर फ्रेश बर्फ़ है तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपने आपको थोड़ा सा जगह बनाइए। और उसमें क्या है कि थोड़ा सा होता है कि पोरस होती है वो, और उसमें आप सांस ले सकते हो। अच्छा। तो उसमें जैसे हनुमान थप्पा आपने देखा होगा कि वो 2 या 3 दिन में निकला था, बाद में बदकिस्मती से उनकी जान चली गई क्योंकि उनका ब्रेन वो हो गया था। लेकिन उसमें आप अगर 2-4 घंटे के अंदर कोई आपको बचा सकता है, क्योंकि आजकल सेंसर आ गए हैं, ये कुत्ते भी पता लगाते हैं, सेंसर भी आ गए हैं जो ह्यूमन हीट को पता लगा लेते हैं और उस जगह पर रेस्क्यू हो जाता है। तो आप पैनिक मत होइए, ज़्यादा घबराइए नहीं, और उसको थोड़ा सा जगह बना के बैठिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सांस आती रहेगी, 2-4 घंटे आप बच सकते हो। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब गिरता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं उल्टा गिरा हूँ या सीधा गिरा हूँ, तो वो खोदना शुरू करता है, तो हो सकता है कि वो और नीचे की तरफ जा रहा हो। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वैसे ये तो एक वो है कि एक सलाह है कि इससे बचा भी जा सकता है। जैसे सर पहाड़ों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, इधर के लोग, मैदानी लोग, तो उनको कई सारी चीज़ें नहीं पता होती, और कभी खासतौर से बरसात वाले सीजन में, हाँ, लैंडस्लाइड वगैरह, उसके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये आप फोरकास्ट देख के जाइए। ऐप आजकल तो मोबाइल पे, जैसा आपने बताया कि ऐप है, उसमें अगर देख रहे हैं कि मानसून का, खास करके मानसून में क्या होता है कि अगर हल्की बारिश भी आती है तो पहले से जो अगर कमज़ोर हो चुका है पहाड़ का ढलान, तो पहाड़ सरक सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है। तो मानसून में तो बहुत कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करें। या अगर आपको दिख रहा है कि फोरकास्ट में दिखा रहा है कि अगले 4-5 दिन मौसम साफ है, सूखा है, तो आप जा सकते हैं। और ख़ास करके जब बहुत हैवी रेन की वार्निंग है, रेड अलर्ट सिचुएशन है, तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि पहाड़ सरकते हैं और ये पत्थर गिरते हैं, और ये जो रोड ब्लॉक होता है, ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, तो ये सारा नुकसान होता है। तो ये है कि जो वेदर आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, वेदर ऐप है, वो सब है, उनको देखिए और अपना प्लानिंग करिए। बढ़िया सर, बहुत सारी चीज़ें पता चली है, और आखिर में वो चीज़ बताइए कि वेदर मैन ऑफ इंडिया अगर कोई बनना चाह रहा है, इस रास्ते पर चलना चाह रहा है, तो क्या तरीका है? इसके लिए कोई स्टडी है? कैसे इसमें करियर बनाए कोई? देखिए, इसमें MSc मेट्रोलॉजी करी जाती है। अच्छा। उसमें आपको पूरा सिखाया जाता है, वेदर के बारे में, मॉडलिंग के बारे में, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, कैसे मॉडल रन किया जाता है, कैसे वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो वो एक स्टेपिंग स्टेप है, यानी कि आप वो करिए। ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो और अच्छा है। MSc मेट्रोलॉजी जब करेंगे, उसके बाद में बहुत सारे एवेन्यू हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, रिसर्च में जा सकते हैं आप। और जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग की बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और देश के हर शहर में उसके ऑफिस है, क्योंकि हर जगह ऑब्जर्वेटरी बना रखी है। तो आपको मतलब काफ़ी बड़ा एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप कर सकते हैं। और रिसर्च का भी काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है, आप दूसरे देश में जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आए भी हैं कई बच्चे जो MSc मेट्रोलॉजी आए थे, वो कोई जर्मनी में चला गया, कोई कहीं चला गया, और वो जाके रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें घूमने को भी खूब मिलता होगा सर? ये डिपेंड करता है कि अगर मौसम विभाग में तो पोस्टिंग होती है आपकी, हाँ। और स्काईमेट जैसी कंपनी में तो या तो आप नोएडा में रहेंगे या जहाँ के होंगे वहीं रहेंगे। अच्छा। घूमने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, पोस्टिंग अगर मौसम विभाग में, तो आपकी पोस्टिंग होती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ज़बरदस्त चीज़ें आपने बताई, और बहुत सारे डाउट्स जो पड़े हुए थे वो सब क्लियर किया आपने। थैंक यू सो मच।